छात्रों, आज कक्षा 8 के प्रथम पाठ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी व्याकरण, भाषा और व्याकरण का वाचन और व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। आइए पहले पाठ का वाचन करते हैं। पाठ 1, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कहना व सुनना। भाषा में ध्वनियाँ सार्थक होती हैं तथा समाज में उन ध्वनियों का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट होता है, भाषा दो रूप में पाई जाती है, अथवा व्याकरणिक दृष्टि से भाषा के दो रूप पाए जाते हैं। पहला है उच्चरित या मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। यह भाषा का बोलचाल का रूप है। उच्चरित भाषा की आधारभूत इकाई मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि है। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के परस्पर योग विभिन्न शब्दों को जन्म देते हैं। ये शब्द वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। मानव ने सर्वप्रथम भाषा का मौखिक रूप ही प्रयोग करना सीखा। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। मन के भावों तथा विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। आगे याद रखने वाली कुछ बातें हैं। भाषा का लिखित रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा के माध्यम से ही ज्ञान का भंडार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। इसके द्वारा हम अपने पूर्वजों, विद्वानों तथा प्राचीन वैज्ञानिकों के ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित भाषा के प्रचार प्रसार की शक्ति बहुत अधिक है। यह किसी भी भाषा को नियमित या मानक रूप प्रदान करती है। इसके कारण समाज में पढ़े लिखे व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में निहित भाषाएं। हमारे संविधान में कुछ भाषाएं निश्चित की गई हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इनमें पहले 18 भाषाओं का उल्लेख था, परंतु अब 4 भाषाओं को और शामिल किया गया है: बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। इन सभी में से केवल हिंदी को ही राजभाषा का स्थान प्राप्त है। बोडो असम, मैथिली बिहार, संथाली छोटा नागपुर, डोगरी जम्मू कश्मीर व उर्दू लखनऊ, दिल्ली आदि जगहों पर बोली जाती है। सिंधी भाषा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है। संस्कृत का प्रयोग बहुत कम हो गया है। भारतीय भाषाओं में हिंदी का विशेष स्थान है। स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा भारत की सह राजभाषा है। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं निम्नलिखित हैं: क्रमशः हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली,
उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। भाषा में निहित विशेषताएं। भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। मुख्यतः भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, भाषा सामाजिक व्यवहार को गति देने का प्रमुख माध्यम है। नंबर 2, मनुष्य के जटिल भावों को भाषा की ही व्यक्त करती है। भाषा का उच्चारण मुख से होता है। भाषा एक व्यवस्था है जो प्रयत्नों से विकसित होती रहती है। भाषा परिवर्तनशील है। 6वां, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। 7वां, भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती रहती है। 8वां, भाषा का विकास नदी की धारा के समान अबाध गति से होता रहता है। 9वां, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी जुड़े होते हैं। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। ब्रिटेन में अंग्रेजी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी व रूस में रूसी बोली जाती है। अगला बिंदु है लिपि। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम बोलना सीखा, अतः पहले मौखिक भाषा का विकास हुआ। यही भाषा का मूल रूप भी है और प्राचीनतम रूप भी। जब मनुष्य ने अपने ज्ञान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहा तथा स्थायी व सुरक्षित रखना चाहा, तभी भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी की अपनी लिपियां हैं। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अब आते हैं मुख्य भाषाओं की मुख्य लिपियां। गुजराती भाषा की लिपि गुजराती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। तमिल की तमिल, असमिया की असमी, उड़िया की उड़िया, कन्नड़ की कन्नड़, कश्मीरी की फारसी या अरबी, उर्दू की फारसी या अरबी, कोंकणी की देवनागरी, तेलुगु की तेलुगु, नेपाली की देवनागरी, डोगरी की फारसी, अरबी या देवनागरी, बंगला की बांग्ला, बोडो की देवनागरी, मणिपुरी की मैतेई, मराठी की देवनागरी, मलयालम की मलयालम, मैथिली की देवनागरी, संथाली देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी और सिंधी, अरबी और देवनागरी। इस प्रकार से लिपियों तक का वाचन समाप्त हुआ। अब इस भाग की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ पर भाषा और व्याकरण से संबंधित व्याख्या प्रस्तुत है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। जैसे कि पठ या पढ़ना शब्द की उत्पत्ति पठ धातु से हुई है। हंसना शब्द की उत्पत्ति हंस धातु से हुई है। उसी प्रकार से संस्कृत शब्द भाष से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाष का अर्थ है कहना या सुनना या बोलना। प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ सार्थक ध्वनियाँ होती हैं। जैसे हिंदी में कमल, तो कमल, जब भी हम कमल बोलते हैं तो कमल से हमें एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर दिखाई पड़ता है कि कमल एक पुष्प। यदि हम दूसरा शब्द बोलें लमक, तो लमक शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से जो कमल था तो कमल शब्द सार्थक ध्वनि है। भाषा के विद्वानों ने भाषा के दो रूप बताए हैं। वो दो रूपों में पहला रूप है उच्चरित या मौखिक भाषा। अगर हम भाषा की परिभाषा लें
तो भाषा की परिभाषा है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने अथवा बोलने में प्रयोग किया जाता है। छोटा बालक होता है तो वो अपनी बात, अपने अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति रो करके करता है, तो उसके लिए वो उसके विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। इसी प्रकार से मनुष्य, पृथ्वी पर का समस्त मनुष्य समुदाय अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिन ध्वनि संकेतों या जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर भाषा के हम अगर रूपों में जाएं तो भाषा के मुख्य रूप से दो रूप पाए जाते हैं। पहला रूप है उच्चरित या मौखिक भाषा। तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य समुदाय में सबसे पहले मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया होगा। यह मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं और इन ध्वनियों के परस्पर सहयोग से विभिन्न शब्दों का जन्म होता है। और इस प्रकार से हम मौखिक रूप को देख सकते हैं। रेडियो में जो आवाज़ जो निकलती है वो मौखिक ध्वनि शब्दों को सुनकर के ही हम वहाँ के समाचारों से अवगत हो पाते हैं, या हम आपस में बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा रूप भाषा का लिखित भाषा है, रिटन लैंग्वेज। तो जब भी हम मन के भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए लिख करके या पढ़ करके दूसरों के भावों या विचारों को जान पाते हैं या अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अनेक पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र इत्यादि लिखित भाषा का ही रूप हैं। हम ये जो पुस्तक आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे पढ़ करके ही इसमें लिखे हुए लेखक के भावों को हम समझ पा रहे हैं। तो यह रूप भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसके अलावा हमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि भाषा का रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है, लिखित रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जितना भी साहित्य है, विद्वान महापुरुषों द्वारा कही गई बातों को ग्रंथों के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से जो हम पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है लिखित भाषा। और इसके द्वारा कई पीढ़ियों के संचित ज्ञान कोश को नई आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है और उस ज्ञान की परंपरा बराबर निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप है भाषा का, लिखित भाषा। लिखित भाषा मानव समाज के लिए एक वरदान भी है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं हैं और भारत में भाषाओं का क्या इतिहास है और किस प्रकार से भाषा का वैज्ञानिक रूप से संश्लेषण करने के बाद ये पाया गया कि भाषा का जन्म कहाँ से हुआ और किस प्रकार से भाषाएं परिवर्तित और संवर्धित हुई। तो आते हैं भारत में, भारतीय संविधान में जो भाषाएं निश्चित की गई हैं उनके बारे में जानते हैं कि जब 1947 के बाद देश स्वतंत्र हुआ तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती थीं। विद्वानों ने उन सभी प्रदेशों की भाषाओं का वर्गीकरण करके भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करी प्रारंभ में, लेकिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, लेकिन सबसे पहले इसमें केवल 18 भाषाओं को ही उल्लेख किया गया और बाद में 4 भाषाएं और शामिल की गईं। तो कुल मिलाकर के 22, 18 और 4 22 भाषाएं भारतीय संविधान में मूल भाषाएं रखी गईं। जो 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गईं, उनमें थी बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। इन सभी में से केवल हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त दिया गया। इसके अलावा जो बोडो असम की भाषा थी, मैथिली बिहार की, संथाली छोटा नागपुर की, डोगरी जम्मू कश्मीर की तथा उर्दू लखनऊ आदि क्षेत्रों की भाषा थी। सिंधी भाषा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती थी और संस्कृत का प्रयोग धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन हिंदी के विकास के लिए संस्कृत की परम आवश्यकता रही, जिस कारण से संस्कृत का पठन पाठन प्रारंभ चलता रहा। भारतीय भाषाओं में हिंदी का विशेष स्थान है
और हमारे देश की आज़ादी के पश्चात जो है 14 सितंबर 1949 को भारत को 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, सरकारी कामकाज के रूप में घोषित किया गया। इसलिए आज भी प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और इस दिन सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और निजी तौर पे हिंदी के विकास और उसके परिवर्धन का बेड़ा उठाया जाता है और लोग जो है बल देते हैं कि हमें अपनी राजभाषा में ही अधिकाधिक कार्य करने चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी के साथ साथ हमारे देश में राजभाषा के सहायतार्थ, चूँकि विभिन्न प्रदेशों में लोग ठीक से पूरी हिंदी नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश को भी, अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में, सह राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं ली गईं, उनमें से भाषाओं को देखें तो हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, असमिया, कश्मीरी, मणिपुरी, तेलुगु, बंगाली, कोंकणी, मराठी, संथाली, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, सिंधी, बोडो, उर्दू, उड़िया और डोगरी, मैथिली तथा संस्कृत भाषाएं, ये 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान में इनको मान्यता प्रदान की गई। भिन्न भिन्न प्रदेशों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम यहाँ पर विचार करते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छी भाषा की ये विशेषताएं हो सकती हैं। पहली विशेषता ये होती है भाषा की कि भाषा सामाजिक व्यवहार को गति देने का प्रमुख माध्यम है। जो समाज में लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो भाषा जो है ये प्रमुख भूमिका निभाती है सामाजिक व्यवहार के लेन देन में। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि मनुष्य के जटिल भावों को भाषा ही व्यक्त करती है। अगर भाषा न होती तो संकेत के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से शायद मन के भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए एक श्रेष्ठ भाषा व्यक्ति के जटिल भावों को भी व्यक्त करने में सहायक होती है। तीसरी बात है कि भाषा का उच्चारण मुख से होता है। तो कोई भी भाषा हो तो उस भाषा का उच्चारण मुख से ही संभव है, अन्य किसी माध्यम से नहीं। चौथी बात है, भाषा एक व्यवस्था है जो प्रयत्नों से विकसित होती है। ऐसा नहीं कि भाषा एक दिन में विकसित हो गई होगी। भाषा को विकसित होने में युगों का समय लगता है। जैसे हमारे देश की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, तो धीरे धीरे संस्कृत का प्रचलन समाप्त होता गया और संस्कृत शब्दों में शिथिलता आने के कारण वो शब्द जो है अपभ्रंश के रूप में विकसित हुए और धीरे धीरे संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हिंदी के निर्माण में सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष लगे। इस प्रकार तो भाषा ऐसा नहीं है कि एक साथ कहीं से उत्पन्न हो गई है। भाषा निरंतर विकसित होती रहती है और उसका रूप परिवर्तित होता रहता है। अगला पॉइंट भी यही है कि भाषा परिवर्तनशील है। स्थान, भौगोलिक स्थिति और समय के अनुसार भाषा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। छठवां है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। कोई भी भाषा है तो उसका एक निश्चित सीमा क्षेत्र होता है और उतने ही क्षेत्र के लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भारतवर्ष में हिंदी भाषा का प्रचलन है, लेकिन भारत से की सीमा से पार जाने पर चाइनीज भाषा, इधर जाने पर उत्तर की तरफ जाने पर चाइनीज भाषा, इधर आपका बांग्लादेश में उर्दू भाषा का प्रयोग होता है, पाकिस्तान में उर्दू भाषा का प्रयोग, अगर इंग्लैंड की तरफ जाएं तो उधर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाषा की अपनी एक सीमा होती है। सातवीं बात यह है कि भाषा सरलता और एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती रहती है। भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है और वो धीरे धीरे पुष्ट होती जाती है और सतत गतिशील रहती है। सतत मीन्स हमेशा हमेशा परिवर्तनशील रहती है। आठवीं बात है, भाषा का विकास नदी की धारा के समान है। जैसे नदी की धारा अपना रास्ता भी बदलती है कभी कभी और निरंतर गतिशील रहती है बिना किसी बाधा के, उसी प्रकार से भाषा की गति भी, भाषा का प्रवाह भी धीरे धीरे निरंतर चलता रहता है। हाँ, उसके रास्ते में
बाधा आने पर वो अपनी दिशा थोड़ा मोड़ लेती है, लेकिन वो कभी रुकती नहीं है। नवीं बात यह है कि समाज के सांस्कृतिक विकास, किसी भी समाज का सांस्कृतिक विकास किस प्रकार हुआ या पतन किस प्रकार। यदि उस समाज का सांस्कृतिक पतन होता है तो भाषा का भी पतन होता है, अगर उसका सांस्कृतिक विकास होता है तो भाषा का भी सांस्कृतिक विकास होता है। तो भाषा के विकास या पतन पर वहाँ के सामाजिक स्थिति का बड़ा योगदान होता है। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। इसके रूप में हम देख सकते हैं कि अनेक जो विदेशी आक्रमण हुए भारत में, तो उस विदेशियों के द्वारा लाई गई भाषा का भारतीय भाषाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा और इस प्रकार से भारतीय भाषाओं में रूपांतरण उत्पन्न हुआ। विश्व के अनेक देशों में, जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच आदि भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम अगले बिंदु पर विचार करते हैं, लिपि पर। तो लिपि भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को किस विधि से लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो लिपि कहलाती है। जैसे हम अंग्रेजी लिखते समय रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं, रोमन शब्दों ABCD का प्रयोग करते हैं, और हिंदी लिखते समय का खा गा घा का प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि हो गई और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी हो गई। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं, जैसे का के लिए विशेष प्रकार से का लिखा जाता है। यहाँ पर आप का को देख सकते हैं, ये का लिखा हुआ है, ये का। तो इस प्रकार से का वर्ण, का ध्वनि को का वर्ण के रूप में मान लिया जाता है। और इंग्लिश में के बनाते हैं, के बना करके तो उसे का माना जाता है। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं, यही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जिस रूप में लिखे जा रहे हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम बोलना सीखा होगा, अतः पहले मौखिक भाषा ही आई होगी, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गईं तो पिछली पीढ़ियों के संचित विचारों को आगे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए निश्चित रूप में मनुष्य ने लिखित भाषा के लिए वर्णों का अनुसंधान किया होगा और इस प्रकार से लिखित भाषा का विकास हुआ होगा। तो लिखित भाषा को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। अब आते हैं कि विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां हैं। हमारी जो देवनागरी लिपि है वो हमेशा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसे कि अंग्रेजी भाषा की लिपि भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अब आते हैं कुछ भाषाओं की लिपियों पर विचार करते हैं। गुजराती लिपि में, पंजाबी गुरमुखी में, इसके अतिरिक्त तमिल लिपि में, असमी में, उड़िया में, कन्नड़ में, इसी प्रकार से मलयालम में देवनागरी, मैथिली देवनागरी में, संथाली देवनागरी में, संस्कृत देवनागरी में, हिंदी देवनागरी में तथा सिंधी अरबिया देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो अगले वीडियो में आपको बोली और उसके आगे हिंदी भाषा इत्यादि की विशेषताएं या उनकी परिभाषाएं आपको व्याख्या के रूप में प्रस्तुत की जाएंगी। हाँ, इसमें कुछ होमवर्क आपको है, तो आपको निम्नलिखित परिभाषाएं याद करनी है, जैसे कि लिपि किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, भाषा किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न ये कि भाषा की निहित विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इस प्रकार से इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिपिबद्ध करने हैं।